अब्बास इराक़ची साहब जो हैं वो ऑलरेडी कल रात को जो है वो लैंड कर चुके हैं। उनके साथ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई भी जो है वो अब्बास इराक़ची साहब के साथ आए हैं। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरन लेविट जो है उनका बयान सामने आया। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो है वो ईरान के साथ मजीद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद जाएंगे। नायब सदर जेडी वेंस जो है वो पूरे मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे और अगर जरूरत पड़ी अमेरिका से पाकिस्तान के लिए जो है वो रवाना हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप के कहने के ऊपर ईरानी हुकाम ने खुद राब्ता किया है। ईरानी हुकाम ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा, इसीलिए ट्रंप वफ्द भेज रहे हैं। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम 3 खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब मैं आपसे सब्सक्राइब करने का कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ देख लीजिए, एक दफ़ा चेक कर लीजिए अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारी काफ़ी मदद होती है, हमें कंटेंट बनाने में जो है वो काफ़ी मदद होती है इनडायरेक्टली। सो एक दफ़ा सिर्फ चेक कर लीजिए, नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है या सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ है, तो उससे आपका जो है वो स्टेटस पता लग जाएगा। अच्छा जी, पिछले वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि जनाब खुशखबरी ये है कि ईरान जो है वो अब मान गया है, ईरान जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहा है। लेकिन उसके बाद चंद ही घंटों के अंदर सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक चेंज हुई है। अब ये चेंज क्या है, ये बड़ा एक हैरानकुन किस्म का चेंज है। इसकी डिटेल्स अभी मैं थोड़ी देर में जो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो एक बुरी खबर मिली है कल रात को पाकिस्तानियों के लिए, वो ये है कि जनाब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा कर दिया गया है और कीमत में जो है वो 26 रुपये 77 पैसे का इजाफा किया गया है। और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है अब एक दफ़ा फिर से 393 रुपये 35 पैसे के ऊपर जो है मुकर्रर कर दी गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 380 रुपये 19 पैसे हो गई है। यानी पेट्रोल जो है वो अब तकरीबन चौके के आसपास जो है तकरीबन पहुंचने वाला है। और ये चौका बड़ा ख़तरनाक किस्म का चौका है। सिर्फ 7 रुपये तकरीबन जो है वो बच गए हैं, वरना ये चौका जो है वो लग जाना है। अब ये इसकी वजह से ऑब्वियसली मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो, अगर आप इसका ग्राफ एक्चुअली गौर से देखें, ये आप एक देख रहे हैं बिल्कुल शुरू के अंदर एक बहुत तेज़ी से एक नीचे स्लाइड है। ये बेसिकली ये जो स्लाइड है इसकी ये तब की बात है जब एक्चुअली कल ये खबर आई कि जनाब ईरान जो है वो पाकिस्तान आ रहा है और ईरान मान गया है पाकिस्तान आने के लिए। अब इनिशियली ये पहले यही खबर आई कि जनाब ईरान जो है वो चूँकि मान चुका है, सो इसका मतलब है कि डायलॉग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने लगा है। लेकिन वो इनिशियल रिएक्शन था वो बेसिकली पाकिस्तानी सोर्सेज की जानिब से आने वाली खबर थी। उसके चंद घंटों के बाद ईरान की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पे उसके बाद इसका ऐलान सामने आया कि जनाब ये जो विज़िट है ये बेसिकली एक बायलैटरल विज़िट है। बायलैटरल विज़िट से मुराद होती है 2 मुल्कों के दरमियान, यानी कि बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान। तो अब इस वक्त जो करंट स्टेटस है, एज आई रिकॉर्ड माई वीलॉग, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। और वो कन्फ्यूजन क्यों है, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है रात के इस पहर, आधी रात से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है जब मैं ये वीलॉग इस वक्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इस वक्त जो ताज़ा तीन अपडेट्स हैं वो ये हैं कि जनाब ईरान तो आ गया है, बल्कि अब्बास इराक़ची साहब जो हैं वो ऑलरेडी कल रात को जो है वो लैंड कर चुके हैं। ये उसके विजुअल्स भी आपके सामने हैं। और उनके साथ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई भी जो है वो अब्बास इराक़ची साहब के साथ आए हैं। तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी वफ़द का इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की आला क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकातों में ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों के ऊपर तबादला ख्याल होगा। और बाद में ईरानी वज़ीर ख़ारजा जो है वो मस्कत और मॉस्को का भी दौरा करेंगे। अब ये जो बेसिकली लेग बताई गई है कि ये फ़र्स्ट लेग है जिसमें ये पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और उसके बाद इन्होंने ओमान और रशिया भी जाना है। तो इसका मतलब है कि ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इस मुज़ाकरात के लिए नहीं है। अब ये जब सिचुएशन दोबारा मैं आपको वो ऑयल का जो टेबल है वो मैं ग्राफ आपको दिखाना चाहूँगा कि उसके बाद जब ये खबरें आना शुरू हुई तो दोबारा तेल की कीमतें जो हैं वो ऊपर जाना शुरू हो गई। इससे आपको बेसिकली आपको आइडिया होता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर या न्यूज़ की वजह से जो है वो मार्केट्स किस तरह फ्लक्चुएट करती हैं। और जब मैं इस वक्त मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तेल की कीमत जो है एक दफ़ा फिर तकरीबन $106 से भी जो है वो दोबारा तजावुज़ कर गई है। कल के दिन में जब ये खबर पहले नहीं आई थी कि ईरान से अब्बास इराक़ची जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, तो तेल जो है वो तकरीबन $106-160 के आसपास जो है वो हुवर कर रहा था। लेकिन उसके बाद ड्रॉप होता है, $104 से भी नीचे जाता है। लेकिन दोबारा जब खबर आती है कि नहीं, ये बेसिकली सिर्फ एक बायलैटरल टॉक के लिए जो है वो आ रहे हैं, यानी बिटवीन पाकिस्तान और ईरान, दोबारा तेल जो है वो महंगा होना शुरू हो जाता है। सो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अपने इस विज़िट के दौरान जो है वो पाकिस्तानी मतलब वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करेंगे, इसहाक़ डार साहब से भी उनकी एक अलग मुलाकात होगी। तो
तब तक ये खबर ये थी कि जनाब अमेरिकन जो है वो वफ्द नहीं आ रहा। तब तक इनिशियली जो है वो खबर ये थी कि अमेरिकन वफ्द नहीं आ रहा। बट एज आई रिकॉर्ड माई वीलॉग, तो इसी दौरान जो है वो वाइट हाउस की तर्जुमान कैरन लेविट जो है उनका बयान सामने आया। उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर कहा कि अमेरिका के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो ईरान के साथ मजीद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद जाएंगे। सो यानी उन्होंने 2 अफराद के नाम का अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि वो भी अब तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी वफ्द में शामिल दोनों शख्सियात मुज़ाकरात के लिए हफ्ते की सुबह रवाना होंगे, यानी कि आज वो रवाना होंगे। और उनकी रवानगी का मतलब ये है कि उनको भी पहुंचने में तकरीबन 14 घंटे लगेंगे। अगर मैं इसके मुताबिक मैं कैलकुलेशन करूं तो मोस्ट प्रॉब्ली आज रात के वक्त, मतलब अभी जब तो मतलब ये हफ्ते के दिन सारा गुजरेगा और उसके बाद रात के वक्त जाके जो है वो यहाँ पे क़याम करेंगे। अभी तक अब्बास इराक़ची का ये नहीं पता कि वो कितनी देर के लिए पाकिस्तान आए हुए हैं, क्या वो सिर्फ एक रोज़ा दौरे के ऊपर, उसके बाद उन्होंने आगे निकल जाना है। लेकिन यहाँ से गुफ्तगू से जो है वो यही लग रहा है कि नहीं, मुज़ाकरात का दूसरा राउंड एक्चुअली चल रहा है। बट ये थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है। डाउनग्रेडेड इस सेंस में है कि जेडी वैंस जो नायब सदर हैं, सॉरी थे नहीं, मैं रिजीम चेंज करवाती, नायब सदर जो अमेरिका के हैं वो नहीं तशरीफ़ ला रहे, जबकि विटकॉफ और कुशनर ये दोनों जो हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसकी वजह ये बताई जा रही है कि जेडी वैंस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इस मरतबा जो बाकर कलेबाफ हैं, जो स्पीकर हैं ईरानी पार्लियामेंट के, वो नहीं तशरीफ़ लेकर आए। और इसलिए चूँकि कि ये डाउनग्रेडेड एक इस वक्त वफ्द है, इसकी वजह से दूसरी साइड से भी जो है वो कुशनर को और विटकॉफ को जो है वो भेजा जा रहा है। सो इससे तो ये लगता है कि मुज़ाकरात जो हैं वो अभी भी एक्टिवेटेड हैं और दोनों जो है बैठेंगे। लेकिन ईरान की न्यूज़ एजेंसीज़ की जानिब से इसको बताया गया कि नहीं, ये सिर्फ एक बायलैटरल विजिट है और उसके बाद इन्होंने वहाँ से आगे चले जाना है। सो ये कन्फ्यूजन है। लेकिन दूसरी जानिब अमेरिकन जो बेसिकली एडवांस टीम है, उसके एसेट्स वगैरह, उसके जहाज़ वगैरह वो अभी भी वैसे ही मौजूद हैं। और उधर से अब तर्जुमान वाइट हाउस ने भी ये बाकायदा ऐलान कर दिया है कि नहीं, अमरीकी वफ्द भी जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। सो बेसिकली ये सिचुएशन यहाँ पे है। उन्होंने ये भी कहा है कि नायब सदर जेडी वेंस जो है वो पूरे मुज़ाकराती अमल में शामिल होंगे, लेकिन अमेरिका से शामिल होंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो उसी वक्त जो है वो अमेरिका के लिए जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान के लिए जो है वो रवाना हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि ट्रंप के कहने के ऊपर ईरानी हुकाम ने खुद रब्ता किया है। ईरानी हुकाम ने बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए कहा, इसीलिए ट्रंप वफ्द भेज रहे हैं। उम्मीद है बातचीत नतीजा खेज साबित होगी और डील की जानिब बढ़ेगी। पूरे मुज़ाकराती अमल में सदर ट्रंप अपनी रेड लाइन्स वाज़ेह की हैं। ट्रंप ने लचक दिखाई है और सीज़ फायर में तोसी की है। लेविट ने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के अमल में पाकिस्तान शानदार दोस्त और हैरत अंगेज सालिस जो है वो रहा है। तो ये अब तक की डेवलपमेंट है। एक और CNN की खबर के मुताबिक जनाब वही उसमें लिखा हुआ है कि जी जेडी वैंस का फ़िलहाल पाकिस्तान आने का कोई इरादा नहीं है। और इसकी वजह यही है कि जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं बाकर कलेबाफ, वो तशरीफ़ नहीं लेकर आए हैं। और क्योंकि इन दोनों को अमेरिका जो है वो एक लेवल के ऊपर समझता है, तो सिर्फ इसलिए जेडी वैंस को तब भेजा जाएगा अगर वो यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आएंगे। अब आप सिर्फ 1 मिनट के लिए अज्यूम कीजिए, मतलब आई जस्ट वांट टू शो समथिंग, कि पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर डिप्लोमेसी के अंदर फॉरेन मैटर्स को हैंडल करने के हवाले से, इंटरनेशनल रिलेशंस या ये जब निगोसिएशंस होती हैं, कैसा जिगजैग है ये सब कुछ। और वो किस तरह एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं इस्लामाबाद आऊँगा। मतलब यहाँ पे ये बातें हो रही थी कि वो कह रहे थे कि हाँ मैं इस्लामाबाद जाऊँगा और मैं जाना चाहता हूँ इस्लामाबाद, और ये जो मुआहदा होगा तो उसके ऊपर मैं साइन करूँगा। ठीक है। और अब सिचुएशन ये है कि इससे पहले जो नायब सदर थे जब वो आए थे, अब वो भी नहीं आए। सो ये उससे भी नीचे डाउनग्रेड हो गया। लेकिन ये उतार चढ़ाव डिप्लोमेसी के अंदर आता है। ये इस पर ज़ाहिर बात है मोमेंटरीली आपको ये लगता है कि भाई फिर फ़ायदा क्या, लेकिन अगेन अगर वो टेबल के ऊपर दोनों साइड जो हैं वो बैठती हैं, दिस इटसेल्फ इज़ अ डेवलपमेंट। कम से कम वो बैठ तो रहे हैं, कम से कम वो बातचीत तो कर रहे हैं। हो सकता है इसी के ज़रिए जो है अगला जो अपग्रेडेड वर्जन हो उसका रास्ता निकले कि दोबारा बाकर कलेबाफ और जेडी वैंस जो हैं वो तशरीफ़ लेकर आएँ। और हो सकता है बाद में जो है मसूद पज़ेश्कियान ईरानी सदर और अमेरिकी सदर जो हैं वो दोनों तशरीफ़ ले आएँ। सो यू नेवर नो। सो लेट्स सी इसमें क्या होता है। इसके साथ साथ अमरीकी सहाफ़ी बराक रेविड, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, एक पाकिस्तानी एहलकार ने मुझे बताया कि आज और कल इस्लामाबाद में इराक़ची के साथ होने वाली मुलाकातें ट्रंप इंतज़ामिया के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने पर मरकूज़ होंगी। सो बेसिकली उस पीस प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए गुफ्तगू होगी
कि दोबारा उसको एक्टिवेट किया जाए। पाकिस्तानी एहलकार ने कहा कि अमेरिका के साथ सैफ अली की मुलाकात का अंदाज़ा इराक़ची के साथ हमारी मुलाकात के बाद किया जाएगा। तवक्को है कि इराक़ची इस्लामाबाद से मस्कत, ओमान और फिर मॉस्को जाएंगे। इसके लिए वाज़ेह नहीं कि वो अमरीकी सफ़ीरों से कब मिलेंगे। दो ज़राए ने बताया कि अमरीकी एलची और इराक़ची के दरमियान मुलाकात पीर को हो सकती है, जब कुशनर और विटकॉफ पाकिस्तानी सालसों के साथ अलग अलग दो तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने रॉयटर्स से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा ईरान हमसे बातचीत करना चाह रहा है, ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुज़ाकरात करना चाहता है। अमरीकी हुकाम ईरान के साथ मुज़ाकरात में उन अफराद से बात कर रहे हैं जिनके हाथ में भी इख्तियार है। ईरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देने का इरादा रखता है। ईरानी पेशकश का मकसद अमरीकी मुतालबात को पूरा करना है। ईरान बातचीत करना चाहता है। देखते हैं ईरान किस तरह की पेशकश लाता है। देखना होगा कि कोई मुआहदा हो सकता है या नहीं हो सकता। दूसरी जानिब जनाब, अमरीकी हुकूमत ने ईरानी तेल की तिजारत पर चीन की ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियों के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी हैं। ईरानी तेल की नकलो हमल में मुलव्वस चीनी रिफाइनरी, दर्जनों बहरी जहाज़ों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक इसका मकसद ईरान की आमदनी के सबसे बड़े जरिए तेल की बरामदात को मुकम्मल तौर पर रोकना है। चीन जो है वो पहले भी ईरान के साथ ट्रेडिंग करता था तेल की। इस दौरान जब ये आबना हुर्मुज़ का सारा मसला हुआ है, इस दौरान भी उसकी ट्रेडिंग जो है वो जारी थी। अब अमरीका की जानिब से जो है वो ये सैंक्शंस लगा दी गई हैं। इसके अलावा जनाब, स्विट्ज़रलैंड ने ईरान में अपना सफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया है। स्विस हुकूमत के मुताबिक तेहरान में स्विस सफारत खाना बतदरीज दोबारा खुलेगा। स्विस सफारती अमले के मुख्तसर अरकान इस हफ्ते तेहरान पहुंचेंगे। इब्तदाई मरहले में स्विस सफारती अमला मुकम्मल ऑपरेशन की बहाली के लिए जायज़ा लेगा। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का इशारा दे दिया है। जर्मन चांसलर ने कहा कि ईरान के समझौता करने की सूरत में उस पर आयद पाबंदियां नरम की जा सकती हैं। यूरोपीय यूनियन के इजलास में किसी मुल्क ने पाबंदियां नरम करने की मुखालफत नहीं की। जर्मन चांसलर ने यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की यूरोपीय यूनियन में फौरी शमूलियत मुमकिन है, मगर इसकी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए एक अमल जो है वो तजवीज़ किया गया है। दूसरी जानिब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ एतमाद की बहाली को एक तवील और मुश्किल अमल करार दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के मुशीर ने कहा कि हालिया जंग में ईरान के साथ एतमाद में फुकदान तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आई। दिस इज़ बिटवीन UAE एंड ईरान। हालिया जंग में मुतादद हमलों के बायस अब मुत्तहिदा अरब अमारात के ईरान के साथ एतमाद की फ़ज़ा बहाल होने में बरसों लग जाएंगे। मुशीर अमाराती सदर ने कहा कि आप किसी मुल्क पर 2800 मिसाइल और ड्रोन से हमले करें और फिर एतमाद की बात करें तो ऐसा मुमकिन नहीं। एतमाद को शदीद ठेस पहुंची है, चुटकी बजाते बहाल नहीं होगी। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात पर 89% हमले शहरियों, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और तवानाई के निज़ाम को निशाना बनाने के लिए थे। ईरान इन हमलों से खलीजी अरब ममालिक को यह पैगाम दे रहा था कि आप हमारी हिसाब किताब में अहम नहीं और इस सोच के असरात तवील अरसे तक रहेंगे। सो बेसिकली UAE की जानिब से जो है वो ये मैसेजिंग की जा रही है कि जो कुछ आपने हमारे साथ किया है इस सारे अरसे के दौरान, इसको इतने आराम से जो है हम भूलेंगे नहीं। इसके अलावा जनाब, ईरान ने मुज़ाकरात में 10 जौहरी बम बनाने से मुतल्लिक बातचीत के दावों को मनगढ़ंत करार दिया है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने तेहरान की जानिब से 10 जौहरी बम बनाने की कोशिशों से मुतल्लिक दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस नौयत की बातें कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहीं, बल्कि मुखालिफ फ़रीक़ी क़यास आराइयाँ हैं। इसके अलावा अल जज़ीरा ने रिपोर्ट किया है कि ईरान का वो एक शिप टोस्का, जिसे अमरीकी नेवी ने जो है वो अपने कब्ज़े में लिया था, उसके अंदर जनाब डायलिसिस का प्रोसेस होता है उसकी सप्लाईज उसके अंदर मौजूद थी, मेडिकल इक्विपमेंट उसके अंदर मौजूद था जो, और ये कहना है ईरानियन रेड क्रेसेंट सोसाइटी का कि जी इसके अंदर हमारा वो सामान था जो बेसिकली लोगों की इलाज मुआवजे के लिए जो है वो इस्तेमाल होना था, जिसको अमरीकी फोर्सेस ने जो है, अमरीकी नेवी ने जो है वो अपने कब्ज़े में लिया है। इसके अलावा कल बड़ी एक सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ की जानिब से, और उनके साथ चीफ ऑफ स्टाफ भी उनके साथ मौजूद थे। हेग्सेथ ने कहा कि जी ईरान जंग में हमारा मकसद वाज़ेह है और हमारी हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर दुरुस्त सिमत में जा रही है। ईरान अब कभी जौहरी हथियार नहीं बना सकेगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक्चुअली खबर आई थी कि जनाब ईरान का वफ़द जो है वो पाकिस्तान आ रहा है, ये उसके सिर्फ चंद मिनट के बाद हेग्सेथ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव जाती है। अब मैं जैसी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव गई तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शायद इसके अंदर इसी मुतालिक जो है वो अमेरिका की जानिब से भी कोई बयान दिया जाएगा कि हाँ जी ठीक है, हम भी अपना वक्त भेज रहे हैं या ये अमल जो है दोबारा शुरू हो रहा है। बट द टोन वॉज वेरी वेरी हार्श। उससे भी मेरे ख्याल में मार्केट्स का वो दोबारा मैं आपको वो जो तेल का ग्राफ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उससे जो है वो एकदम ऑपोजिट इफेक्ट आना शुरू हुआ कि नहीं भाई, यहाँ तो टोन ही कुछ और डिस्कस की जा रही है। उन्होंने मजीद दावा किया कि आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर अमेरिका का कंट्रोल है और वहाँ से बहरी जहाज़ अब हमारी शराइत पर ही गुजरेंगे। नाकाबंदी उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक अमरीकी सदर चाहेंगे, बल्कि मजीद नाकाबंदी के लिए एक और अमरीकी बहरी बेड़ा जो है वो पहुँचने वाला है। और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ किसी मुआहदे पर जल्दबाजी नहीं की जा रही। ईरान दानिशमंदी दिखाए, इसके पास बेहतर मुआहदा करने का मौका मौजूद है। अगर ईरान ने मुआहदा नहीं किया तो उसके खिलाफ फौरी तौर पर दोबारा जंग शुरू करने के लिए अफवाज तैयार हैं।
उन्होंने मजीद कहा कि ये अमरीकी जंग नहीं, आपने हुर्मुज़ में सबसे ज़्यादा फ़ायदा एशिया और यूरोप के ममालिक उठाते हैं, उन्हें आगे आना होगा। उन्होंने अमरीका के ईरान में किए गए इकदाम को दुनिया के लिए एक तोहफा भी करार दिया। इसके अलावा CNN ने यह रिपोर्ट किया है कि अमरीका का एक तीसरा बहरी बेड़ा मशरक़ वस्ता के अंदर पहुंच गया है और ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि जनाब यहाँ पे जंग के लिए जो है वो पूरी तरह तैयारियां जा रही हैं। ऑब्वियसली जब आप अपना एक जंगी बहरी बेड़ा जाके खित्ते में लाके खड़ा करेंगे, उससे क्या सिग्नल जा रहा है? इसका मतलब है कि आप बेसिकली एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। तो अमरीकी फ़ौज ने कहा है कि उसका तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ मशरक़ वस्ता में पहुंच गया, जिसके मुताबिक तज्ज़ियाकारों ने कहा है कि गुज़िश्ता 20 साल में इस खित्ते में तैनात अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ों की ये सबसे बड़ी तादाद है। 3 बहरी बेड़े जो बेसिकली जिसके ऊपर से एयरक्राफ्ट जेट फाइटर जेट्स जो हैं वो टेक ऑफ कर सकते हैं, वो भी अब ला के वहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। US सेंट्रल कमांड जो मशरक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौज की निगरानी करती है ने सोशल मीडिया पर कहा कि तीसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज H.W. बुश इलाके में दाखिल हो चुका है। ये जहाज़ 2009 में सर्विस में शामिल हुआ था और अमरीकी बहरी बेड़े के 10 निम्स क्लास तैयारा बरदार जहाज़ों में सबसे नया है। तकरीबन 1000 फुट लंबा और 1 लाख टन से ज़ायद वजनी ये जहाज़ 80 से ज़्यादा तैयारे ले जाने की सलाहियत रखता है। 2 न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है और इस पर 5500 से ज़ायद अमला और एयर क्रू मौजूद होता है। जब इस जहाज़ के मिशन के बारे में पूछा गया तो एक अमरीकी दिफाई एहलकार ने कहा कि फ़ौज फोर्स की तैनाती जहाज़ों की नकलो हरकत या उनके मकाम पर तबसरा नहीं करती ताकि एहलकारों और ऑपरेशनल सिक्योरिटी को महफूज रखा जा सके। ताहम तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस जहाज़ की आमद बगैर गोली चलाई ही एक वाज़ेह पैगाम है। रिटायर्ड एक अमरीकी नेवी कैप्टन ने कहा कि सिर्फ तीसरे तैयारा बरदार की मुमकिन शमूलियत ही ईरानी हुकूमत पर दबाव बढ़ा देती है, ख़ास तौर पर जो मुज़ाकरात करीब हों। सो माइंड गेम्स, ये बेसिकली माइंड गेम्स हैं कि एक जगह आप मुज़ाकरात की बात करें, एक जगह आप कह रहे हैं कि जी हम विटकॉफ को और कुशनर को जो है वो भेज रहे हैं पाकिस्तान कि वो जाके ईरानी वफ़द से जो है वो मुलाकात करें। दूसरी जगह आप अपना तीसरा बहरी बेड़ा जो है वो ला के समंदर में खड़ा कर देते हैं ईरान के पास मशरक़ वस्ता में कि लें जनाब, ये हम इसके लिए जो है वो तैयार बैठे हैं। इसके साथ साथ CNN ने एक और खबर रिपोर्ट की है कि US मिलिट्री डेवलपिंग प्लान्स टू टारगेट ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डिफेंसेस इफ सीज़ फायर फेल्स। ज़राए के मुताबिक अगर ईरान के साथ मौजूदा जंगबंदी ख़त्म हो जाती है, अमरीकी फ़ौजी हुकाम ईरान की सलाहियतों को अपने हॉर्मुज़ में निशाना बनाने के लिए नए मनसूबे तैयार कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ज़ेर गौर मुख्तलिफ अहदाफ़ के मनसूबों में ख़ास तौर पर डायनामिक टारगेटिंग के ज़रिए आबना हॉर्मुज़, जनूबी खलीज अरब और खलीज ओमान के अतराफ़ ईरान की सलाहियतों को निशाना बनाने के इम्कान जो हैं वो शामिल हैं। इन मुमकिन हमलों में तेज़ रफ्तार छोटी कश्तियों, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज़ों और दीगर गैर रवायती अस्करी असासों को निशाना बनाना शामिल है, जिनके ज़रिए तेहरान इन अहम आबी रास्तों को मौसर तौर पर बंद करके अमरीका पर दबाव डाल सकता है। फ़ौजी मनसूबा साजों की तरफ से एक और ऑपरेशन ये भी तैयार किया गया है कि ईरानी फ़ौजी क़यादत और इन अनासर को निशाना बनाया जाए जिन्हें अमरीकी हुकाम रुकावट डालने वाले करार देते हैं। इसमें इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी भी शामिल हैं। यानी कि अमरीका का अगला टारगेट जो है वो ये है कि इस्लामी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ को जो है वो निशाना बनाया जाए। ये उनका बड़े प्राइम टारगेट हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो खबर दी है, जहाँ पे जंग की इतनी तैयारियां की जा रही हैं, वहीं पे अमेरिका और इजराइल की जानिब से फरवरी के आखिर में शुरू होने वाली ईरान जंग के बाद अमेरिका ने अपने तवील फासले तक मार करने वाले स्टेल्थ क्रूज मिसाइलों समेत बड़ी तादाद में महंगे हथियार इस्तेमाल किए, जिसके उसके मिसाइल ज़खायर में नुमाया कमी आई है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका ने जंग के दौरान तकरीबन 1100 JASSM-ER क्रूज मिसाइल इस्तेमाल किए हैं, जिनमें से हर एक की कीमत तकरीबन $11 लाख है और अब अमरीकी मिसाइल ज़ख़ीरे में उनकी तादाद सिर्फ 1500 रह गई है। अमरीकी फ़ौज ने 1000 से ज़ायद टोमाहॉक क्रूज मिसाइल भी दागे, जिनकी फ़ी मिसाइल कीमत तकरीबन $36 लाख है। अमरीका सालाना बुनियाद पर तकरीबन 100 टोमाहॉक क्रूज की खरीदारी करता है। पेंटागन के मुताबिक जंग में 1200 से ज़ायद पेट्रियट इंटरसेप्टर्स मिसाइल इस्तेमाल किए गए, जिनमें से हर एक की कीमत तकरीबन $40 लाख है। अमेरिका ने 2025 में मजमूई तौर पर तकरीबन 600 पेट्रियट मिसाइल जो है वो तैयार किए थे। इसी तरह अमेरिका ने 1000 से ज़ायद प्रेसिजन स्ट्राइक और ATACMS ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइल भी इस्तेमाल किए, जिससे उनके ज़खायर तशवीशनाक हद तक जो है वो कम हो गए हैं। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक 38 दिन की जंग के दौरान 13,000 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ताहम हुकाम के मुताबिक इस तादाद से हमलों में इस्तेमाल होने वाले बमों और मिसाइलों की असल मिकदार ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि एक हदफ को निशाना बनाने के लिए ये अक्सर कई बार निशाना जो है इन्हें बनाया जाता है। सो आर्सनल जो है बेसिकली इस दफाई सामान का वो अमरीका का काफ़ी हद तक कम हुआ है। इसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर जो है वो रॉयटर्स ने रिपोर्ट की। आपको याद होगा पिछले दिनों वेनेजुएला के जो सदर थे मोडोरो, उनको गिरफ्तार किया गया था एक ऑपरेशन के अंदर और गिरफ्तार करके उनको जो है अमेरिका उठा के ले गया था अपने साथ। तो उसके अंदर बेसिकली ये पता लगा है कि वो जो ऑपरेशन किया गया था वेनेजुएला के उस सदर को गिरफ्तार करने के लिए,
उसमें से एक फौजी जो है उसने शर्त लगाई कि जनाब ये जो वेनेजुएला का सदर है इसे गिरफ्तार किया जाएगा। जाहिर बात है उसे उस ऑपरेशन का पता था। उसने उस शर्त के ऊपर जो है वो $4 लाख कमा लिए। उन्हें क्या गिरफ्तारी तो होती रहेगी, थोड़ा जुआ ही खेल लो। तो वो जुआ खेलते हुए उसने, और जाहिर बात है उसके पास तो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि वो उस पूरा वो जो कमांड थी, वो जो ग्रुप था सोल्जर्स का जिसने जाके छापा मारना था, उसको पता था कि मैं उसका हिस्सा हूँ और हम जा रहे हैं गिरफ्तार करने। तो उसने उसके ऊपर जुआ खेल लिया और पता लगा जनाब उसने $4 लाख बना लिए इस बात के बारे में। तो उसके बारे में पता लगा है कि 38 साल इसकी उम्र थी और ज़ाती फ़ायदे और के लिए खुफिया सरकारी मालूमात के गैर कानूनी इस्तेमाल, गैर अवामी सरकारी मालूमात की चोरी और कमोडिटीज़ फ्रॉड, वायर फ्रॉड और गैर कानूनी माली लेन देन के इल्ज़ामात उसके ऊपर आयद किए गए हैं और उसके बाद जो है वो उसे गिरफ़्तार भी अब कर लिया गया है। इसके साथ साथ जनाब जहाँ पे उधर एक गिरफ्तारी हुई है तो यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी एक गिरफ्तारी हुई है और तरनोल फाटक को आबना हुर्मुज़ की तरह बंद करने की धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम ने सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्ट की थी। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम खुर्रम नज़ीर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा कि आबना हुर्मुज़ की तरह तरनोल फाटक को बंद करने से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसी पोस्ट दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी है। गिरफ्तारियों की जहाँ पर बात हो रही है तो यहीं पर एक और गिरफ्तारी भी जो हुई है वो हुई है जनाब एंकर पर्सन गरीदा फारूकी साहिबा। उन्होंने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट के अंदर जो है वो उन्होंने पिछले दिनों उनके अगेंस्ट एक बड़ी ही वाहियात किस्म की कैंपेन जो है वो चली थी। जब पहला राउंड चल रहा था अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से, तो वो रिपोर्टिंग कर रही थी और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर जो है वहाँ पे मौजूद थी। तो वहाँ पे उनकी एक तस्वीर जो है वो खींची गई, उसके बाद उस तस्वीर को मॉफ किया गया, उसको जो है वो उसमें चेंजेस वगैरह की गई और उसके बाद पूरी एक सोशल मीडिया कैंपेन, ख़ास तौर पे उनके मुखालिफिन या लौंडे लपाड़े जो इनमें से कई घटिया अफराद जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर भी बैठे हुए वीलॉग्स वगैरह करते हैं, उन्होंने भी बड़ी घटिया किस्म की कैंपेनिंग की। तो गरीदा फारूकी साहिबा ने इसके अगेंस्ट जो है वो NCCI को अप्रोच किया और उसके बाद ये शख्स जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इसे इन मुबैना इल्ज़ामात के सिलसिले में जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। और ये बताया गया है, गरीदा फारूकी साहिबा ने इन्फॉर्म किया है कि मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी होंगी और भी लोग जो इस सारे मामले में मुलविस थे उनके अगेंस्ट भी एक्शन होगा। आई थिंक दिस इज़ अ गुड स्टेप। किसी भी औरत की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट या उसको इस किस्म की जो ट्रोलिंग है या हरासमेंट का जो सामना है, दोज पीपल शुड डेफिनेटली बी टेकन टू टास्क। सो मैं तो ख़ुद बल्कि बहुत स्ट्रिक्टली कहूँगा आपसे कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया के ऊपर आप जब भी कोई कमेंट करें, मैं एक छोटी सी तजवीज़ आपके लिए भी दूंगा और ख़ास तौर पे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, अगर वो इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दूंगा और वो ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे कमेंट करें, ज़हन में रखिएगा आप अपने फ़ोन को लेके हाथ में अकेले बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप हो सकता है अपने कमरे में लैपटॉप के ऊपर इकट्ठे या डेस्कटॉप के ऊपर अकेले बैठे हुए हैं। आपके जहन में यही एजम्पशन है कि ये मैं अकेला बैठा हूँ और ये मेरी सोच है और मैं ये 4 लाइनें वहाँ पे लिख रहा हूँ और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कोई हमें कोई नुकसान नहीं है इस चीज़ का। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं 4 लाइनें लिख लूँगा ना, हो सकता है मैं उसके ऊपर कोई वाहियात गुफ्तगू लिख दूँ, कोई ब्लास्फेमस बात लिख दूँ या मैं किसी किस्म का कोई कॉमेंट कर दूँ। आप हमेशा एक लफ्ज़ को हमेशा अपने जहन में रखिएगा और ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। द वर्ड इज़ सोशल मीडिया। इट इज़ सोशल। इसका मतलब है पूरी दुनिया आपको देख रही है, पूरी दुनिया आपको पढ़ रही है और आपका कमेंट जो है बिल्कुल उसी तरह ही है। बिल्कुल उसी तरह अपने आप को हमेशा अज्यूम कीजिएगा। जब आप वो कमेंट लिखने लगें सोशल मीडिया पे किसी के बारे में, किसी बच्चे, किसी खातून, किसी बुजुर्ग, किसी भी आपके पॉलिटिकल हरीफ के बारे में भी आप कुछ भी लिखने लगें, तो 1 मिनट के लिए अज्यूम कीजिएगा कि जो ज़बान, अल्फाज का चुनाव, जुमलों की काट जो भी आप इस्तेमाल करने लगे हैं, आपके आसपास कम से कम 25-30 लोग बैठे हुए हैं। और क्या आप उन 25-30 लोगों के सामने वो लैंग्वेज यूज़ करना चाहेंगे? या अगर किसी औरत के बारे में आप लिखने जा रहे हैं तो क्या आपकी माँ या बहन उसके सामने या उसके लिए ये लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहेंगे? इख्तलाफ करना आपका हक है, किसी के ऊपर भी, किसी बात के ऊपर, उसके नज़रियत के ऊपर, मेरे ख्यालात के ऊपर आप जो मर्जी कमेंट करें। आई गिव यू एब्सोल्यूट राइट। मैंने क्या राइट देना, आपका राइट है, मैं क्या दूंगा आपको राइट। लेकिन जब भी किसी और के बारे में कमेंट करें, एक दफ़ा सोच लीजिएगा कि द वर्ड इज़ सोशल मीडिया और आप अकेले नहीं हैं कि ये सिर्फ कमेंट आपकी आंखों तक ही रहेगा। हज़ारों लोग उसको पढ़ सकते हैं, लाखों लोग बल्कि उसको पढ़ सकते हैं। हमारी भी जिस तरह एक वीडियो या जिस तरह आप वीडियो देख रहे हैं, लाखों लोगों में ये वीडियो जाती है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ, चाहे वो अच्छी है बुरी है, आपको पसंद आए, सच हो झूठ हो, आपको जैसी भी लगे, लाखों लोग इसको देख रहे हैं। तो हम भी जब आपसे बात कर रहे होते हैं तो इस बात का अंदाज़ा होता है कि आपके साथ वही लैंग्वेज यूज़ की जाए जो आज मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के इस्तेमाल कर सकता हूँ।
कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी गुफ्तगू, कोई ऐसा कमेंट, कोई ऐसी बात ना की जाए जो मैं कम से कम अपनी फैमिली के सामने नहीं कर सकता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।